नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर गाड़ी चलाने वाले से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कार हो, बाइक हो या हो स्कूटर। सरकार ने पहली बार यहां पर माना है कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 से गाड़ियों का माइलेज कम हो सकता है। सरकार का कहना है कि ये कमी औसतन 6 से 7% है, लेकिन कई उपभोक्ता और सर्वेज यहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो गिरावट है वो 10 से 20% तक भी हो सकती है। अब इसका मतलब यह है कि अगर पहले आपकी गाड़ी 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती थी, तो अब वही गाड़ी 12 से 13 किलोमीटर में चल पा रही है। अब सरकार का पक्ष यहां पर यह है कि E20 से देश को फायदा होगा। पेट्रोल के लिए विदेश पर निर्भरता कम होगी, किसानों को अपनी फसल बेचने का नया रास्ता मिलेगा, प्रदूषण भी घटेगा। तो यहां पर कई सारे ऐसे पहलू हैं जो सरकार कंसिडर कर रही है। लेकिन अब उपभोक्ता की नजर से हम देखें, या जो सवाल भी हम खड़े कर रहे हैं, क्या पुरानी गाड़ियां इस ईंधन के लिए तैयार हैं? क्या इससे इंजन को कोई नुकसान हो सकता है? और क्या उपभोक्ता अपनी जेब से ज्यादा पैसे अब खर्च करने को तैयार है? कई लोगों का कहना है कि E20 से गाड़ी की पिकअप और माइलेज दोनों पर असर पड़ रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि सही तरीके से डिजाइन और टेस्ट किए गए इंजन्स में फर्क बहुत मामूली है। नए मॉडल अप्रैल 2023 से ही E20 के हिसाब से बनाए जा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर अभी भी करोड़ों पुरानी गाड़ियां मौजूद हैं। तो कुछ सवाल जो आपके स्क्रीन पे भी हम फ्लैश करेंगे। E20 फ्यूल का विरोध अब क्या करेगी यहां पर सरकार? जिस तरह से परेशानियां सामने आ रही है, सरकार का इसमें क्या कोई मार्गदर्शन देने का इरादा है? सरकार ने तो कह दिया है कि 6 से 7% ज्यादा का असर नहीं पड़ता है, लेकिन क्या E20 पेट्रोल से हो रहे पुराने वाहनों को नुकसान के लिए जिम्मेदारी कौन उठाएगा? पर्यावरण लाभ बनाम कंज्यूमर खर्च, किसे मिलेगी यहां पर प्राथमिकता? वाहन मालिकों के विरोध के बाद क्या सरकार यहां बदलाव लाएगी? सरकार को क्या E20 को लेकर एक बार फिर से सोचना चाहिए? खास मेहमान जो इस चर्चा में शामिल है, अमित खरे, ऑटो जर्नलिस्ट हैं, क्रिटिक हैं और इन्फ्लुएंसर हैं। आपका स्वागत है अमित। अभय वर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एडिटर हैं टर्बो चार्ज्ड मैक के। अभय, आपका भी स्वागत है और आप दोनों से ही हम चाहेंगे कि आज दर्शकों का मार्गदर्शन करें, क्योंकि सरकार भले ही कह रही हो कि कम असर पड़ेगा, असलियत कुछ और है। यही सवाल अभय आपके पास भी लेकर आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से रोजाना हम देख रहे हैं कि ये मुद्दा नए सिरे से उठाया जा रहा है। बहुत सारे सर्वेस भी हुए हैं जहां पर बताया यह जा रहा है कि जो उपभोक्ता है, ग्राहक है, वाहन चालक है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस तरह के बदलाव को लेकर। हकीकत क्या है? क्या हम डबल डिजिट इंपैक्ट की बात कर रहे हैं और ये 6 से 7% से कहीं ज्यादा है? कविता, फर्स्टली आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का जो क्लेम है दैट इज बेसिस टेस्टिंग डन इन स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस। तो होता ये है कि स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस और रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो उस वजह से एक्चुअल रियल वर्ल्ड में आप अगर देखें तो लॉट ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट द ड्राइवेबिलिटी ऑफ अ व्हीकल, जैसे कि वेदर हो गया, रेनफॉल या मानसून या कोस्टल एरियाज हो गए, हवा में ऑक्सीजन कितना है, इन सब चीजों की वजह से एक डिफरेंस आना लाजमी है। तो होता यह है कि गवर्नमेंट जो 6 to 7% क्लेम कर रही है उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा। आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू लुक एट डबल डिजिट्स, बट डेफिनेटली उससे थोड़ा ज्यादा होगा। थोड़ा ज्यादा का मतलब क्या होता है? अब अगर मैं चाहती हूँ कि आप फिर भी हमें नंबर दें, क्योंकि देखिए, आप जैसे दोनों एक्सपर्ट तो जमीनी हकीकत जानते हैं और इम्पैक्ट भी जितना सरकार बता रही है, अग्रीड के टेस्टिंग के तरीके अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा। फिर भी अब है कोई नंबर? क्या 15 से 20% इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं? आई थिंक 15 to 20% थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। वी आर प्रॉब्ली लुकिंग एट 10 to 12%, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ डिग्रेडेशन जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। बिकॉज इथेनॉल E20 जो है वो बाय नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है, विच मीन्स इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब मोर ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरनमेंट। उसकी वजह से ओवर प्रोलॉन्ग्ड यूजेज काफी सारे जो इंजन और पावर ट्रेन के कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेसिफिकली रबर सील्स, गैस्केट्स हो गए या फ्यूल लाइंस, तो इनका करोजन होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से एंड यूजर का कहीं ना कहीं जो सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो तो इंक्रीज होंगे, प्लस बिकॉज कॉन्स्टेंटली ये आपको चेंज करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फ्यूल के आपके कंजम्पशन में भी वो पैटर्न चेंज होगा। बिकॉज दूसरी चीज ये है कि इथेनॉल एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड पेट्रोल, उसकी एनर्जी डेंसिटी कम होती है। तो
मतलब आपका फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा सा इंक्रीज होगा ही, बिकॉज आपको सेम परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए थोड़ा ज्यादा फ्यूल यूज करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अमित, 10 से 12% क्या आप भी कहेंगे? हाँ, मैं इससे एग्री करूंगा कि 10 से 12% मिनिमम आपकी होगा आवाज उन नहीं आ लोगों रही को जो अमित, शायद बीएस। आप म्यूट पर हैं। नहीं, शायद मैं म्यूट पे तो नहीं। हाँ, अब आई आपकी आवाज। अमित, कुछ कहेंगे? हाँ, हाँ, मैं ये कहना बताइए। चाह रहा हूँ ये जो डिफेंस है ये 10 से 12% होगा उन कारों पे जो कि BS4 है, लेकिन अच्छा। इंडियन रोड्स पर अभी BS3 व्हीकल्स भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं और उन पर असर यह 15 से 20% हो जाना कोई ताजुब की बात नहीं है। सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा टू व्हीलर्स के ऊपर, क्योंकि उनके पास सिंगल कंप्रेशन इंजन होता है, उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। जबकि फोर व्हीलर्स पर यह इफेक्ट 15 से 20% होगा उन लोगों पर जो कि BS3 या उससे पुराने व्हीकल चला रहे हैं। लेकिन जो BS4 चला रहे हैं, यहाँ पे अभय बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन पर 10 to 12% का मिनिमम फर्क पड़ेगा। लेकिन एक्सपेंस, जिसके बारे में खुद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जो कहा है, वो काफी भ्रामक है। उनका कहना है कि बहुत सस्ते पार्ट्स होते हैं, ये जो रबर पार्ट्स या जो सिलिकॉन पार्ट्स होते हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली चीज, ये फर्क कहाँ पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है फ्यूल टैंक से निकलते समय लो प्रेशर पंप पर। उस पर भी रबर के पार्ट्स होते हैं, सिलिकॉन के पार्ट्स होते हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि फ्यूल पंप को खोलना पड़ेगा। फिर दूसरा होता है लाइनिंग, जो कि इंजन तक फ्यूल पहुंचाती है, उस पर भी उतना ही फर्क पड़ेगा। फिर लाइनिंग के बाद आता है हाई प्रेशर पंप, उस पर भी सेम इफेक्ट आएगा। फिर आते हैं इंजेक्टर्स, उन पर भी सेम इफेक्ट पड़ेगा। और इंजन हेड के भी कई पार्ट्स पे जिन पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। फिर खुद मतलब इवन मिनिस्ट्री ने खुद कहा है कि लगभग 20 से 30 हजार किलोमीटर पर ये आपको चेंज करने पड़ेंगे। 20 हजार किलोमीटर का रफली आइडिया यह होता है कि इंडिया में एक नेक्स्ट सर्विस, मतलब एक सर्विस छोड़कर अगले सर्विस जो कि 10 हजार किलोमीटर के बाद होती हैं, उन पर आपको ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इनके पार्ट्स की कॉस्ट, मेरा अनुमान है कि जो सस्ती गाड़ियां हैं उन पर लगभग 2000 से लेकर 8000 रुपए का फर्क पड़ेगा। लेकिन इनको फिट करवाने का जो लेबर चार्ज है वो 7000 रुपीज से लेकर 15,000 रुपीज तक आएगा हर दूसरी सर्विस पे। ये कंसर्न है कस्टमर का। चलिए अमित, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रेस की है और अभय से भी मुझे अब यही सवाल पूछना है, क्योंकि हम उन गाड़ियों की बात कर रहे हैं जो कंपैटिबल है E20 से। और अभय, यहाँ पर सियाम ने जो बोला है वो कहा है कि 2023 से ही E20 कंपैटिबल गाड़ियां जो हैं वो मिल रही हैं। तो अब मुझे आपसे ये जानना है कि किस तरीके से इंजन्स हैंडल कर रहे हैं E20 को, क्या वो दूसरों के मुकाबले बेटर है, कंपैटिबिलिटी कितनी है, और क्या हम ट्यूनिंग और ECU रीमैपिंग की यहाँ पर एक कंडीशन सिचुएशन भी देख रहे हैं? कैसे आप इसको समझाएंगे अभय? कविता, आई थिंक ECU रीमैपिंग या ट्यूनिंग से कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, एंड अगर होता भी है तो वो जो गेन्स होंगे दोज विल बी मोमेंटरी, वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होगा। बिकॉज ओवरऑल पिक्चर ये है कि वाइल 2023 से कंपैटिबल इंजन्स आ रहे हैं, बट लाइक आई मेंशन्ड, तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस, द फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिक्विड्स, विच इज लेट्स से स्टैंडर्ड पेट्रोल और इथेनॉल, इनमें जो फर्क है उसकी वजह से ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू इयर्स, 2 साल 3 साल या 5 साल में वो डिग्रेडेशन होकर एफिशिएंसी भी कम होगी, प्लस पार्ट्स वेयर आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो मतलब देर आर टू थिंग्स दैट आर हैपनिंग हियर। एक तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली पुश कर रही है लेसर फ्यूल कंजम्पशन टू इम्प्रूव इको फ्रेंडलीनेस ऑफ ऑटोमोबाइल्स। उसके अलावा जो हमारे यहाँ इंडिया में जो इतना सरप्लस प्रोडक्शन है शुगर केन और उसकी वजह से इथेनॉल का, तो वो उसका यूजेज हो रहा है, और उसकी वजह से बिकॉज हम लोग इथेनॉल ब्लेंड को बढ़ा रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें काफी सेविंग्स हो रही है गवर्नमेंट की, क्योंकि फिर पेट्रोलियम का खर्चा हमारा इंडिया का कम हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट अचीव कर रही है, तो बट ये उसकी वजह से इकोनॉमिक्स तो हम समझ अनफॉर्चुनेटली गए हैं है कि एंड यूजर के कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं और एफिशिएंसी भी ड्रॉप हो रही तो है। बात तो यहाँ पर यही है ना, क्योंकि हमें देखिए, हम इकोनॉमिक्स समझते हैं, सरकार की मंशा क्या है हम समझते हैं, लेकिन जो आपने गणित बताया कि एंड यूजर सफर कर रहा है, सियाम जैसी संस्था क्यों बोल रही है कि 2023 से ही E20 कंपैटिबल गाड़ियां जो हैं वो बिकना शुरू हो चुकी हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, जबकि शिकायत तो देखिए लोग बोल रहे हैं कि माइलेज ही नहीं मिल रहा। ये बात बिल्कुल सही है कि 23 के बाद से ही E20 कंपैटिबल इंजन सप्लाई हुए हैं और सियाम के पास बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है, वो गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन बात ये है कि रोड पर E20 कंपैटिबल इंजन वाले व्हीकल्स कितनी गिनती में है, उनका मार्केट रेशियो क्या है, वो हार्डली अभी 8 to 10% भी नहीं है। ऐसे दौर में ये ज्यादा खतरनाक है।
मेरा सवाल यही है कि बाकी 90% कस्टमर जो कि E20 फ्यूल के साथ कंफर्टेबल इंजन वाली गाड़ियां नहीं चला रहे हैं, उनके जो लॉस हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? नहीं, यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं और कहीं ना कहीं अमित और अभय, मामला ये लगता है कि ऑटोमेकर्स को इनफ टाइम नहीं दिया गया है। जंप द गन बहुत पहले हो गया है। अभय, क्या कहेंगे, क्या आपको भी ये लगता है? I think my personal opinion is we jumped the gun a little bit. Maybe auto manufacturers को थोड़ा और टाइम दिया जाना था to develop the engines because you're talking a big difference. E20 मतलब आप बात कर रहे हैं कि आप 20% ethanol use कर रहे हैं. तो while 80% is still a big number in terms of the pure petrol use, 20% काफी बड़ा जंप होता है. उसकी वजह से ये है कि मैन्युफैक्चरर्स को अपने एंड पे काफी R&D करनी पड़ती है, जो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं. तो उस पे डेवलपमेंट इन द सेंस कंपोनेंट्स को चेंज करना या उन्हें और बेहतर क्वालिटी के यूज करना, तो ताकि ये ओवर द इयर्स वो करोजन ना हो और ये लॉन्ग लाइफ सस्टेनेबिलिटी उसकी मेंटेन रहे. सो कहीं ना कहीं उसका हर्जाना जो है अभी एंड यूजर्स को भुगतना पड़ रहा है. अच्छा, एक सवाल जो कि मैं दोनों से एक एक करके पूछूंगी और अभी आपके पास आती हूँ। पहले, इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या ईवी अडॉप्शन में किसी भी तरह का स्लो डाउन, क्योंकि कहीं ना कहीं आईसी एक लीज ऑफ लाइफ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे पहले आप, अभय? आई थिंक कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली कोरिलेटेड तो नहीं है, बट कविता मैं कहूंगा कि ईवीज का अडॉप्शन थोड़ा सा स्लो हुआ है. अगर आप ग्लोबल पिक्चर पे भी देखेंगे, इंटरनेशनली भी अगर देखें, क्योंकि अब जो ईवीज इतने सालों से हैं, तो ईवीज के जो एंड ऑफ लाइफ साइकिल इश्यूज जो हैं अब वो आने शुरू हुए. लाइक बैटरी रिपर्पसिंग हो गया, या बैटरीज जब वीक होती हैं तो उनके बाद बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो ये सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबली एक थोड़ा सा एक स्लो डाउन हुआ है ईवीज के सेल्स में. और उसकी वजह से ये हो रहा है कि लाइक you rightly mentioned, there is a fresh lease of life that is being valued or looked upon for automobiles in terms of internal combustion engines. अमित, आप क्या कहेंगे यहाँ पर? क्या अभी मानते हैं कि स्लो डाउन जो है ईवी का ऑलरेडी शुरू हो गया है और अब वक्त आ गया है कि थोड़ा सा कंज्यूमर्स भी इस बात को समझें? मैं यहाँ पर अभय से एग्री नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, उसके रीजन मेरे पास है जी। ये स्लो डाउन जिस कंट्रीज में हुआ है वो कंट्रीज एक्चुअल में यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री, जहां ईवी का पेनिट्रेशन बहुत पहले शुरू हुआ था. और हर कंट्री की अलग कंडीशन है, वहां ड्राइविंग स्टाइल अलग है. इंडिया में लोग कम ड्राइव करते हैं. वहीं अगर हम एक एग्जांपल चाइना का लें, तो वहां पर इस समय वो लोग 50% रेशियो में ईवी और आइस इंजन वाली गाड़ियां बेच रहे हैं. और 50% का रेशियो बहुत होता है, जो ये बताता है कि ओवर क्रॉस कर चुके हैं आइस इंजन वाले व्हीकल्स को. और वहां पर ये लगातार बढ़ रहा है. इवन हम अगर इंडिया में भी देखें तो हमने लास्ट मंथ लगभग 14 से 16% ईवी व्हीकल बेचे हैं, जो ये बता रहा है कि हमारा भी कंजप्शन ईवी कारों का, ईवी कार्स का स्पेशली बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है. और टू व्हीलर्स में ये और भी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुआ है. इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, अभी शुरुआत पर है. हाँ, हमारे सामने चैलेंजेस ज्यादा है कंपेरेटिवली दूसरे डेवलप्ड कंट्री या चाइना के एग्जाम्पल के मुकाबले. लेकिन ये भी सही है कि हाँ, हम ईवी को अडॉप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लग रही है वो ये कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से लोगों का मोरल डाउन होगा आइस इंजन वाले व्हीकल की तरफ, जो ज्यादा डेंजरस है. क्योंकि डेली मेंटेनेंस ही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच हो रहे थे, स्पेशली 4 व्हीलर के केस में. अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि लोगों को एक तो समझ में ये आना चाहिए कि E20 कंपैटिबल है या नहीं उनकी गाड़ियां. अगर है तो माइलेज नहीं दे रही है अभय, और अगर नहीं है तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सलाह होगी? आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड यही होगा कि जितनी भी गाड़ियां बिकेंगी इंडिया में बाय रेगुलेशन वो गाड़ियां E20 कंप्लायंट ही होंगी, विच मींस मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी बैकएंड में इस चीज पर काम कर रहे हैं. तो आगे जाके धीरे धीरे मेरा अंदाजा है कि ये प्रॉब्लम फेज आउट हो जाएगी, जो हम लोग अभी बात करें कि पुरानी गाड़ियों में कोरोजन ज्यादा है प्लस फ्यूल एफिशिएंसी में ड्रॉप है. तो गोइंग फॉरवर्ड इन द नियर फ्यूचर ये प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाएंगी. बट हाँ, अभी एग्जिस्टिंग जिन लोगों के पास जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनमें इशू आ रहा है, आई डोंट थिंक देयर इज अ डायरेक्ट सॉल्यूशन टू दैट. आपके पास यही है कि आपको गाड़ी अपनी रेगुलर मेंटेन करके अकॉर्डिंगली फ्यूल चेक करके ही यूज करना पड़ेगा, ताकि आपके रनिंग कॉस्ट ज्यादा बढ़ ना जाए. यही बात, अबे यही रनिंग कॉस्ट और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे जरा बताइएगा कि कितना महंगा पड़ेगा. अमित से भी मैं यही सवाल पूछूंगी. हालांकि अमित ने शुरुआत में कहा है कि ये महंगा पड़ेगा, लेकिन आप कितना फिगर देख रहे हैं, कितनी कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी अब पूरी ये डील? अभय,
एक्चुअली आई थिंक ये जनरली कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो आपने पॉइंट रेज किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिलसिले में, बिकॉज हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास लोगों की जो एवरेज मास मार्केट कार बायर्स होते हैं, जो जनरली 10-15 या 20 लाख की गाड़ियां खरीदते हैं, बिकॉज देन दीज आर द मिडिल क्लास फैमिलीज हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन एन ऑटोमोबाइल फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो उनके एंड से फिर ये होता है कि कहीं ना कहीं उन्हें फिर कॉस्ट मैनेज करने के लिए ये सारी कुछ प्लानिंग पहले से करनी होगी कि या तो आप अपनी गाड़ी रिप्लेस कर दें अगर पॉसिबल हो, और अगर नहीं तो आपको फिर बेसिकली बस यही करना पड़ेगा कि पीरियोडिक आप मेंटेनेंस इंश्योर करें। गाड़ियों में आप जैसे फ्यूल लेवल्स मेंटेन करते हैं उसी तरह से आप अपने इंजन ऑयल और बाकी जो फ्लूइड्स है वो चेक करवाएं। टायर प्रेशर्स आप रेगुलरली चेक करें ताकि ये जो ऑफसेट है जो फ्यूल एफिशिएंसी में ड्रॉप होगा उसको आप मिनिमाइज कर सकें। अमित, आप क्या कहेंगे? शुरुआत में तो आपने बोल दिया कि 20 से 25 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे। जी हाँ, बात सही है। अभय की बात काफी हद तक सही है कि आपको ये सब खर्च उठाना पड़ेगा, लेकिन मेरी सलाह गवर्नमेंट को थी कि अगर आप एक रेगुलर फ्यूल वाला भी पंप सिस्टम जारी रखें, ताकि जिनके पुराने व्हीकल हैं, चाहे वो विंटेज कार हो, क्लासिक कार हो, जिनको सड़क पे चलने का चाहे रियलिंग में ही पार्ट लेने का लाइसेंस है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये गाड़ियां हमेशा के लिए खराब होंगी। और अगर जो रेगुलर व्हीकल जो हम इंडिया में यूज कर रहे हैं, 10 साल 15 साल एक कार मिडिल क्लास यूज करता ही करता है, और उनकी गाड़ी पर यह असर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को तो ये सलाह रहेगी, भाई आप E20 दे रहे हो, गुड जॉब, एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, सब कुछ ठीक है, किसानों के लिए अच्छा है, वो भी ठीक है, लेकिन उन गाड़ियों के लिए जो कस्टमर चाहता है कि उसे पूरा पेट्रोल मिले, उस कस्टमर को अलाउ होना चाहिए। हम डेमोक्रेसी में, हमारे पास अपनी पसंद का टूथपेस्ट खरीदने का ऑप्शन है, अपनी पसंद का मोबाइल खरीदने का ऑप्शन है, अपनी पसंद का लैपटॉप खरीदने का ऑप्शन है, अपनी पसंद की हर चीज खरीदने का ऑप्शन है, सिर्फ अपनी पसंद का पेट्रोल खरीदने का ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन भी होना चाहिए कि हमें एक रेगुलर पेट्रोल मिले और एक E20 मिले। वो जो एडवांस कारें हैं उन्हें E20 ही प्रेफर करना चाहिए, और जो नहीं है वो नॉर्मल कारों का फ्यूल या नॉर्मल फ्यूल जिसमें कम ब्लेंडिंग हो वो दिया जाए, ताकि उनको भी इतने खर्चे तो ना उठाने पड़े। एक ऑप्शन जरूर होना चाहिए, ऑप्शन छीनना डेमोक्रेसी में गलत है। चलिए, ये पूरी चर्चा चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको। लेकिन वो तुरंत एक ही शॉट में आप फेज आउट नहीं कर सकते। बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा हाइब्रिड मॉडल पर मुझे बात करनी है। अब है जिस तरह के फ्यूल इकोनॉमी कंसर्न्स हैं हमारे, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर हाइब्रिड ज्यादा मोमेंटम गेन करेंगे फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स के मुकाबले भारत में अब? बिल्कुल कविता, आई कंप्लीटली अग्री टू दैट कि आगे चलकर आई थिंक हाइब्रिड्स हैव अ फार ग्रेटर स्कोप फॉर अ मार्केट लाइक इंडिया, बिकॉज हाइब्रिड्स में आपको फ्यूल एफिशिएंसी कन्वेंशनल पेट्रोल इंजन से कहीं ज्यादा मिलती है। फॉर इंस्टेंस आप देखें तो द जंप कैन बी ऑलमोस्ट 100% और प्रॉब्ली इवन हायर इन सम केसेस। जैसे फॉर इंस्टेंस हम अगर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा या टोयोटा की हाई राइडर को देखें, तो इन गाड़ियों का जो माइल्ड हाइब्रिड वर्जन है उनकी फ्यूल एफिशिएंसी टिपिकली आपको सिटी ड्राइविंग में ट्रैफिक में आपको अराउंड 10 to 12 किलोमीटर पर लीटर ही मिल पाएगी। लेकिन सेम चीज आप जब उसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन लेते हैं तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी एटलीस्ट 20 किलोमीटर पर लीटर आपको मिलती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और धीरे धीरे अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है वो भी इंडिया में डेमोक्रेटाइज हो रही है। हम और छोटी गाड़ियों में और छोटे सेगमेंट्स में हम लोग हाइब्रिड कार्स का लॉन्चेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ये होगा कि एंड यूजर्स आई थिंक अपने आप हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज ना आपको उसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ना उसमें E20 का उतना इशू आएगा, बिकॉज आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बाय डिफॉल्ट उतनी ज्यादा है, एंड ओवरऑल लॉन्जिविटी उसकी इंप्रूव हो जाएगी व्हीकल की आपकी। बिल्कुल। तो अब हम अभी क्या ये कह सकते हैं कि मार्केट पर्सपेक्टिव अगर मैं समझना चाहूँ तो जितने भी ऑटोमेकर्स है E20 ट्रांजिशन का फायदा उठाएंगे, एक मौका इसको देखेंगे अपसेल करने के लिए अपनी जो व्हीकल्स हैं E20 रेडी के ब्रांडिंग तले। बिल्कुल, आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने रेज किया है कविता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक पोटेंशियल है, बिकॉज सी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकली इस साल जो हम सेल्स में जो एक डिक्रीमेंट देख रहे हैं या सेल्स जो ड्रॉप हुए हैं गाड़ियों के, तो उस वजह से ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा अगर मैन्युफैक्चरर्स इसको अपसेल कर सके और यूज कर सके कि भाई हमारी गाड़ी E20 कंप्लायंट है एंड मे बी यू शुड बाय आवर कार। सो दैट कुड बी अ मार्केटिंग पॉइंट। तो ऐसे में अमित, खरीदना क्या चाहिए?
मेरे हिसाब से हाइब्रिड के साथ भी चैलेंजिंग जो सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड है, इनके इंजन एक खास आरपीएम पर ज्यादा से ज्यादा समय चलते हैं। वजह यह है कि इनमें गियर सिस्टम नहीं होता है। ऐसे इंजन को इस तरह के फ्यूल ज्यादा डैमेज करेंगे। हालांकि ये इंजन E20 कंप्लायंस अभी नहीं आ रहे हैं, ये भी एक बड़ी जानने वाली बात है, लेकिन जब भी आएंगे तब उनको भले राहत मिले। लेकिन जो इंजन इस समय आ रहे हैं उनके साथ थोड़ा दिक्कत होगी, भले कुछ समय बाद होगी। जिस तरह से पुराने व्हीकल्स के ऑनर आज परेशान हो रहे हैं, इनका नंबर कुछ समय बाद आएगा। लेकिन हाँ, उतना नहीं आएगा, ये बात काफी हद तक सही, क्योंकि उनको उतना ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी नहीं। अभय का पॉइंट बिल्कुल सही है, जब आपको उतनी फ्यूल इफिशिएंसी मिल रही है ज्यादा, तो आपको फ्यूल भी कंजप्शन कम होगा, तो डेफिनेटली इंजन के ऊपर भी फर्क उतना ही परसेंट कम पड़ेगा। अगर 30% आप ज्यादा एवरेज पाते हैं तो डेफिनेटली आपकी मेंटेनेंस का खर्चा भी 30% टाइम बाद आएगा। तो ये बेनिफिट जरूर हाइब्रिड इंजन को मिलेगा। अबे आपकी क्या राय होगी? अल्टीमेटली क्या खरीदने का डिसीजन अब लेना चाहिए आपके मुताबिक? आई थिंक यही होगा कि पीपल शुड फर्स्ट प्रायोरिटाइज कि भाई आपकी जो नीड्स हैं उस हिसाब से आप गाड़ी खरीदें, बिकॉज आज मार्केट में आपके पास पेट्रोल, कुछ डीजल, आज भी मास मार्केट में काफी सारे डीजल ऑप्शंस हैं, या आप ईवीज भी देख सकते हैं। तो प्राइमरीली आप अगर सिटी यूजेज में देख रहे हैं तो मे बी आप फिर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंसिडर कर सकते हैं। बट जहां आपको लगता है कि आपकी रनिंग पर मंथ काफी ज्यादा है या आपको आउट स्टेशन ट्रिप्स करने पड़ते हैं, तो उसमें फिर मे बी आप हाइब्रिड्स या E20 कंप्लायंट व्हीकल्स देख सकते हैं। क्योंकि उसमें फिर होगा ये कि आपको अपने कॉस्ट कैलकुलेट करने होंगे, प्लस आपका बजट कितना है, उस हिसाब से आपको व्हीकल डिसाइड करनी होगी। पर मैन्युफैक्चरर आपको मे बी एक थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट कितने हैं, एनुअली कितना आपका खर्चा होगा। उस हिसाब से आई थिंक लोग प्लान कर सकते हैं। चलिए, लोग तो प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन अभय पहले आपसे पूछूंगी, आर वी E27 रेडी? आई थिंक वी आर स्टिल सम टाइम अवे। मेरा ऑनेस्ट आंसर यही होगा कि अभी आई थिंक ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए टू डेवलप पावर ट्रेन्स विच आर E27 कंप्लायंट, बिकॉज फिर हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट ऑफ अ 30% एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। तो अगर हम E20 में एग्जिस्टिंग इन इश्यूज की बात कर रहे हैं कविता, तो मुझे लगता है और थोड़ा टाइम मिलना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स को, ताकि वो और अपनी पावर ट्रेन्स पे और इंजन पे काम कर सकें। बिल्कुल। अमित, आप क्या कहेंगे? तैयार हैं हम? नहीं, बिल्कुल नहीं रेडी है। ना तो अभी मैन्युफैक्चरर रेडी है, आप बिल्कुल सही पॉइंट उठा रहे हैं। और कंज्यूमर जिनके पास पुरानी कारें हैं उनके लिए तो और बड़ी समस्या खड़ी जाएगी। जो E20 संभाल नहीं पा रहे हैं उनके लिए E27 को हैंडल करना कितना खतरनाक होगा, कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ये सोचना मुश्किल है। दूसरा, सर्विस सेंटर्स पर भी लाइन लगने वाली है आगे कुछ समय में, अगले 2-3 साल बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो ये पुराने कंज्यूमर्स के लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि पुरानी गाड़ियां जल्दी खत्म होंगी, जल्दी स्क्रैप में जाएंगी और नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेगी। सीधा सच्चे शब्दों में कहूं तो इंडिया लगभग यूरोप वाले रास्ते पे जा रहा है। पहले इंडिया क्या था कि यहाँ पर हम फैमिली कार खरीदते थे, एक कार खरीदते थे, पूरी फैमिली इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब ऐसा वक्त आने वाला है कि शायद इंडिया भी इंडिविजुअल कारों पे जाएगा, कि मेरे लिए सिटी के लिए एक ईवी अच्छी रहेगी और हाईवे पे चलने के लिए कोई एक आइस इंजन वाला व्हीकल भी जरूरी है। इसलिए फैमिली में 2 तरह के व्हीकल रखना अब जरूरी होता जाएगा। समय यही डिमांड कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ कॉस्ट इफेक्टिव भी तो होना चाहिए। अमित, बहरहाल मेरा समय समाप्त हुआ है, लेकिन फिर भी दोनों से एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। अमित, आपके पास आऊंगी पहले। E20 ईवी हाइब्रिड अगले 5 साल में सबसे प्रैक्टिकल पाथ भारत के लिए क्या होगा? और जो भी चुनाव आप करके दे रहे हैं, जो भी आपका डिसीजन होगा, उसकी रिकमेंडेशन भी दे दीजिएगा दर्शकों को। जी हाँ, पहले 5 साल तो डेफिनेटली हाइब्रिड पर लोगों का ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि वही स्टेप है ईवी की तरफ जाने का। लेकिन उसके बाद दौर ईवी का ही आएगा और हाइब्रिड भी धीरे से वैसे ही पीछे होते चले आएंगे, जैसे आज आइस इंजन वाली गाड़ियां पीछे हो रही है। ओके, आप क्या कहेंगे अब है? आई थिंक एक निजी तौर पर और एक प्रोफेशनल ओपिनियन एज एन ऑटो एक्सपर्ट, मैं ये कहूंगा कविता कि आई थिंक आप अगर आज इन्वेस्ट कर रहे हैं एक ऑटोमोबाइल में, एक नई कार में, और आपका इंटेंशन है कि अगले 5 साल तक आपको कम से कम मिनिमम वही गाड़ी यूज करनी है, तो हाइब्रिड्स आई थिंक विल बी द बेस्ट सोल्यूशन। क्योंकि हाइब्रिड्स में यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मतलब आपके पास पेट्रोल इंजन है तो आपकी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे है वो डिपेंडेंसी 0 हो जाती है, बिकॉज अ हाइब्रिड इज अ सेल्फ चार्जिंग व्हीकल। तो वहां पे होता ये है कि
बैटरी पैक ही आपकी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर सप्लाई करता है और वही इलेक्ट्रिक मोटर आपके व्हील्स को पावर करती है। लेकिन आपके पास एक पेट्रोल इंजन है जो एडिशनली पावर भी सप्लाई करता है प्लस उस बैटरी पैक को चार्ज भी करता है। तो आपको कहीं चार्जिंग के लिए या चार्जिंग पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लस फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अ पेट्रोल इंजन, तो यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स लाइक आई सेड। तो उस वजह से आई थिंक इंडिया जैसे मार्केट को देखते हुए जहाँ पे कार बायर्स बहुत ज्यादा कॉस्ट सेंसिटिव हैं, तो उस केस में हाइब्रिड व्हीकल्स आई थिंक आर द बेस्ट बेट। चलिए, मेरे ख्याल से डायरेक्ट टेक अवे यहाँ पर फिलहाल हाइब्रिड का ज़माना है और जितना E20 को लेके सरकार कह रही है मामला उससे ज़्यादा पेचीदा है, ये बात हमें समझ में आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया और अब एक क्लियर कट राय दर्शकों को भी सामने आती हुई कि कैसे ये सुनिश्चित करें कि आपकी गाड़ियाँ E20 कंप्लायंट है और आने वाले समय में क्यों हाइब्रिड आपके लिए एक सही बेट हो सकता है। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।